हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जयपुर विकास प्राधिकरण की 3 बड़ी आवास योजनाओं के बारे में, जिसमें अटल विहार आवास योजना, गोविंद विहार आवास योजना, पटेल नगर आवास योजना। टोटल कितने प्लॉटों के लिए ये आवेदन लिए जा रहे हैं, यानी कितने भूखंडों की लॉटरी निकाली जाएगी, साथ ही कौन सी योजना में कितने प्लॉट है और कौन सी लोकेशन पे ये लोकेटेड है, आवेदन की तिथि क्या है, आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, आवेदन शुल्क क्या रहेगी, पात्रता क्या है, इन सब के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसी प्रकार सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर इसी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहेगी। सबसे पहले दोस्तों, अटल विहार आवास योजना की बात करते हैं। ये चक पीतावास उर्फ नारिकावास जोन, जो जेडे का जोन 12 है, कालवाड़ रोड पर अटल विहार आवास योजना विकसित की जा रही है। इसके अंतर्गत टोटल 284 भूखंड है, जिसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी। आवेदन करने की तिथि 18 दिसंबर 2024 से शुरू है, जो 17 जनवरी 2025 तक रहेगी। तो जो भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अटल विहार आवास योजना की लॉटरी 29/1/2025 को निकाली जाएगी। इसके बाद बात करते हैं गोविंद विहार आवास योजना। ये गोविंदपुरा रोपाड़ा हेरिटेज सिटी, जो रिंग रोड के नज़दीक और खातीपुरा रेलवे स्टेशन के पास है। इसके अंतर्गत 202 भूखंडों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी और 202 भूखंडों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो गोविंद विहार आवास योजना के लिए आवेदन करने की तिथि 25/12/2024 से शुरू हुई थी, जो 24/1/2025 तक चलेगी और इसके बाद इसकी लॉटरी 5/2/2025 को निकाली जाएगी। तो जो भी गोविंद विहार आवास योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो ये हेरिटेज सिटी के अंतर्गत विकसित की जा रही है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी आवास योजना, जो पटेल नगर आवास योजना के नाम से विकसित की जाएगी, ये खोरी रोपाड़ा हेरिटेज सिटी के अंतर्गत विकसित की जा रही है और ये जेडे का जोन 10 रहेगा। इसमें टोटल 270 भूखंडों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। ये आगरा रोड और रिंग रोड के पास में है और खातीपुरा स्टेशन से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर दूर रहेगी। तो इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप 14 जनवरी 2025 से लेकर 13 फरवरी 2025 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इन तीनों आवास योजना, जो अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर के नाम से विकसित की जाएगी। इसमें आवेदन तिथि आपको मैंने बता दी। अब आवेदन शुल्क और इसकी पात्रता क्या है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, इन सब के बारे में अब इस वीडियो के अंदर आगे बताया जाएगा। तो अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, तो दोस्तों पहले सब्सक्राइब कर ले। आपको इसी प्रकार की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण की अटल विहार आवास योजना के अंतर्गत 284 भूखंड है। अटल विहार आवास योजना में जो आरक्षित दर रहेगी वह 14,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर रहेगी, यानी 14,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो गोविंद विहार आवास योजना, उसमें 202 भूखंड है। गोविंद विहार आवास योजना गोविंदपुरा रोपाड़ा के अंतर्गत लोकेटेड है और इसमें आरक्षित दर जो प्रति वर्ग मीटर रहेगी 18,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। और पटेल नगर आवास योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत 270 भूखंड है। पटेल नगर आवास योजना के अंतर्गत भी 18,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको प्लॉट अलॉटित किए जाएंगे। तो साथियों, इन तीनों योजनाओं के भूखंडों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कितने भूखंड है और इनकी आवेदन तिथि क्या है। अब बात करेंगे आवेदन करने की प्रक्रिया, यानी आवेदन आप किस प्रकार कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है। भूखंडों के लिए आवेदन आप जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jdA.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या किसी नज़दीकी ई मित्रा कियोस्क से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही ई मित्रा के द्वारा आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को बैंक खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। यदि दोस्तों आप स्वयं जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट से आवेदन करते हैं तो आपके पास कई प्रकार के मोड है, उसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ई मित्रा के द्वारा यदि आवेदन करवाना चाहते हैं तो आपको बैंक खाता संख्या और IFSC कोड की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, QR कोड आदि के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको आवेदन करते समय मिलेंगे। तो इसमें एक तो आवेदन शुल्क रहेगी और एक पंजीकरण शुल्क रहेगी, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। आवेदन शुल्क आपकी 1,000 रुपये और पंजीकरण शुल्क आपकी कैटेगरी के अनुसार रहेगी। कैटेगरियाँ दोस्तों इस प्रकार है। EWS की बात करें तो इसके अंतर्गत 0 से लेकर 3 लाख तक जिनकी आय है वह आवेदन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क आपका 10,000 रुपये रहेगा। LIG की बात करें तो इसमें 3,01,000 से लेकर 6 लाख तक जिनकी इनकम है वह आवेदन कर सकते हैं। इनका पंजीकरण शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन शुल्क 20,000 रुपये रहेगा। MIGB की बात करें तो 6,01,000 से लेकर 12 लाख तक जिनकी आय है
वह आवेदन कर सकते हैं। इसका पंजीकरण शुल्क 30,000 रुपये रहेगा। MIG बी की बात करें तो 12,01,000 रुपये से लेकर 18 लाख तक जिनकी इनकम है आवेदन कर पाएंगे और इसके लिए 40,000 रुपये आपकी पंजीकरण शुल्क रखी गई है। इसी प्रकार दोस्तों HIG श्रेणी में बात करें तो 18 लाख से अधिक जिनकी आय है वह आवेदन कर सकते हैं। पहले दोस्तों इसमें 20 लाख तक की लिमिट थी, 18 से 20 लाख, अब 20 लाख को हटाकर अनलिमिटेड कर दिया है। यानी 18 लाख से ऊपर जिनकी भी आई है वह HIG कैटेगरी में आवेदन कर पाएंगे और इसके लिए आवेदन करने वालों के लिए 50,000 रुपये पंजीकरण शुल्क रखा गया है। तो साथियों इस प्रकार आप अपनी कैटेगरी में देख के और जिस योजना में जिस कैटेगरी के अंदर आवेदन करना चाहते हैं पहले वो कैटेगरी देखें क्या उसमें इस कैटेगरी के प्लॉट है या नहीं, उसके बाद ही आवेदन करें और पंजीकरण शुल्क जमा कराएं। तीनों योजनाओं में आवेदन करने की पात्रता क्या रहेगी? सबसे पहले दोस्तों राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, यानी इन तीनों योजनाओं में आवेदन करने के लिए राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, वही अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन की आयु, आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष या अंकित होना जरूरी है, यानी जिनकी आयु 18 वर्ष तक हो गई है वो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन स्वयं के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है जो योजना अवधि में चालू होना चाहिए, यानी जिस भी योजना में आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका बैंक खाता आपके पास होना चाहिए और वह चालू हालत में होना चाहिए। साथ ही आवेदक का स्वयं, उसकी पत्नी, उसके पति या किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र की आबादी में, यानी जिसकी आबादी नगरीय क्षेत्र की आबादी 1 लाख से अधिक है, वहाँ पे कोई भी आवासीय भूखंड, मकान, लीज होल्ड, फ्री होल्ड नहीं होना चाहिए। यानी जो भी इसके लिए आवेदन करने वाले हैं ऐसे अभ्यर्थियों के स्वयं के नाम, पत्नी के नाम या उसके आश्रित कोई भी जैसे उसके बच्चे हैं उनके नाम से 1 लाख से अधिक आबादी के अंतर्गत आवासीय भूखंड व मकान नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। नंबर 5, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्षों में कोई भी मकान भूखंड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ। यानी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पहले जो आवासीय योजनाएं को विकसित की गई है और ऐसे आवेदक जिनको 10 वर्ष में कोई भी मकान भूखंड रियायती दर पर आवंटित हुआ है तो वह भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। ये इसकी पात्रता रहेगी। तो दोस्तों जो इन पात्रताओं को पूरा करते हैं वह इसके लिए आवेदन करें। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार के राजकीय उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आरक्षण इस प्रकार है। इसमें 10% आरक्षण की व्यवस्था है। इस 10% आरक्षण में से 5% आरक्षण विकलांगों के लिए और 10% का 10% निराश्रित एवं भूमिविहीन महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। बाकी दोस्तों सामान्य वर्ग के लिए रहेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत तो 6.43% आरक्षण रहेगा। इसके अंतर्गत 5% आरक्षण विकलांगों के लिए और 10% आरक्षण निराश्रित एवं भूमिहीन एकल महिलाओं के लिए रहेगा, बाकी सामान्य के लिए रहेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की बात करें तो इसमें 8.57% आरक्षण का प्रावधान रहेगा। 8.57 से 5% विकलांगों के लिए और 10% निराश्रित व भूमिहीन एकल महिलाओं के लिए, बाकी सामान्य के लिए। आदि स्वीकृत पत्रकारों के लिए जिसमें 2% आरक्षण की व्यवस्था है, इसमें से 5% विकलांग और 10% निराश्रित व भूमिहीन एकल महिला के लिए, बाकी सामान्य के लिए। ट्रांसजेंडर की बात करें तो 2% आरक्षण रहेगा। साथ इसके बाद सैनिक, जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार के शामिल सदस्य, जिसमें शहीद सैनिक की विधवा या शहीद के आश्रितों के लिए आरक्षण रहेगा। सैनिक विकलांग के लिए आरक्षण रहेगा और अन्य सैनिक के लिए आरक्षण रहेगा, यानी टोटल सैनिकों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है। इसी प्रकार अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत टोटल 61% आरक्षण है, जिसमें 5% विकलांगों के लिए, 10% निराश्रित एवं भूमिहीन एकल महिला के लिए, बाकी सामान्य के लिए रहेगा। इस प्रकार दोस्तों इसमें आरक्षण का प्रावधान रहेगा। तो जब आप फॉर्म भरें तो उस टाइम ध्यान रखें आप जिस भी कैटेगरी में आवेदन करते हैं तो कितने प्लॉट है उसके आधार पर आप देख के आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कौन कौन से दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होगी। लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया, यानी दोस्तों आप आवेदन करेंगे, आवेदन के समय आपको किसी प्रकार कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। केवल आप यदि ई मित्रा से आवेदन करवाते हैं तो आपको बैंक खाता संख्या और उसका IFSC कोड आवश्यक होगा, बाकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जहाँ से भी आप आवेदन करवाए अपना आधार कार्ड ले जाए और बैंक पासबुक ले जाए, उसके आधार पर आप ई मित्रा से आवेदन कर सकते हैं या स्वयं अपने जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जब आपके लॉटरी निकल जाएगी, यानी जो लॉटरी में सफल रहे आवेदकों के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, अभी किसी प्रकार कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। तो लॉटरी में सफल होने पर कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। लॉटरी में सफल हुए आवेदकों के जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से भरा हुआ आवेदन पत्र आपको डाउनलोड करना होगा, यानी जो अभी आप आवेदन पत्र भर रहे हैं उसका प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन रहेगा, तो आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रार्थी को डाउनलोड कर फॉर्म पर निर्धारित स्थान पर एक फोटो चस्पा करनी होगी
और अपने हस्ताक्षर करने होंगे। साथ ही उसके निम्नलिखित प्रमाण पत्र और दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अंतर्गत आपको संबंधित जोन कार्यालय में जमा करवाने होंगे। बाकी दोस्तों जो फॉर्मेट दिए गए हैं वह सब लॉटरी के बाद काम आएंगे, तो जिस भी श्रेणी से आप संबंध रखते हैं उसके प्रमाण पत्र आपको बाद में लगाने हैं। शपथ पत्र, निर्धारित प्रपत्र में एक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, क्योंकि राजस्थान के मूल निवासी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसलिए मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। इसके बाद आपकी पहचान की आईडी के लिए वोटर कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट या जनाधार कार्ड लगा सकते हैं। साथ ही सकल आय के लिए आपको बिना कटौती के स्वयं, पति, पत्नी व आश्रित की आय को सम्मिलित करते हुए आवेदक को एक प्रमाण पत्र देना होगा कि मेरी इनकम इतनी है, जिस कैटेगरी में आपने आवेदन किया है। इसके बाद आरक्षित भूखंडों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी श्रेणी वर्ग प्रमाण पत्र प्रमाणित और सत्यापित प्रति आपको संलग्न करनी होगी। यानी आप आरक्षित श्रेणी जिसके अंतर्गत जैसे दिव्यांगजन है, एसटी है, एससी है, भूतपूर्व सैनिक है, जिस भी श्रेणी में आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदन फॉर्म में आवेदक को आधार कार्ड नंबर व आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आपको पंजीकरण नंबर अंकित कराना होगा। यानी दोस्तों जो आधार कार्ड इसमें जरूरी है, लेकिन आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड का आपको रजिस्ट्रेशन करवा के उसकी स्लिप देना पड़ेगा, और जैसे स्लिप के बाद आपका आधार कार्ड बनकर आ जाता है तो आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा। इसके बाद बात करते हैं संबंधित जोन कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उसके उपरांत आवेदकों को मांग पत्र जारी किया जाएगा। यानी सफल रहे आवेदकों के समस्त दस्तावेज सही होने के बाद उसको मांग पत्र जारी किया जाएगा एंड डिमांड ड्राफ्ट जारी किया जाएगा, यानी आपको कितने पैसे जमा कराने हैं। साथ ही नंबर 6.3 पात्र आवेदकों को निर्धारित राशि आवंटन पत्र मांग पत्र जारी होने की तिथि के 30 दिन के अंदर आपको नगद, बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाइन, एनएफटी, आरटीजीएस के माध्यम से आप चालान सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित आईसीआईसीआई बैंक के अंतर्गत आपको एक मुश्त जमा करानी होगी। यानी जो सफल आवेदक होंगे उसको 30 दिन के अंतर्गत जो भी आवंटन राशि होगी वह जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि तक राशि जमा नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार राशि पर मई ब्याज राशि जमा कराई जा सकती है, किंतु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से जारी होगा। यानी 30 दिन के अंतर्गत यदि आप जो भी इसकी शुल्क रहेगी, जो भी इसका डिमांड ड्राफ्ट रहेगा वह राशि आपको जमा करानी होगी। 30 दिन के बाद आपको जो निर्धारित ब्याज दर है वह ब्याज लिया जाएगा और उसके बाद से ब्याज सहित आपको राशि जमा करानी होगी। आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से 120 दिन के अंतर्गत नजराना राशि यानी डिमांड राशि आप जमा नहीं करवाते हैं, ऐसी स्थिति में आपका भूखंड को निरस्त मान लिया जाएगा। यानी टोटल आपके पास 120 दिन का समय है। 120 दिन, 30 दिन तक कोई शुल्क नहीं है, आप सीधे आप जमा करा सकते हैं। 30 दिन के बाद करवाते हुए आपको बैंक की ब्याज दर जो भी है 9%, 8% वो ब्याज दर लगेगी, उसके सहित जमा कराना है। 120 दिन का आपका समय रहेगा। 120 दिन के अंतर्गत भी यदि आप नहीं जमा कराते हैं तो आपका भूखंड निरस्त मान लिया जाएगा। तो साथियों ये दस्तावेजों की आवश्यकता केवल सफल रहे आवंटियों के लिए जरूरी है। आप अभी आवेदन करते समय आपको किसी प्रकार की दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों आवेदन फॉर्म निरस्त कब किया जा सकता है। तो आवेदन पत्र स्वीकार और निरस्त किए जाने का कारण क्या रहेगा। लॉटरी के पश्चात लॉटरी में सफल आवेदकों की पात्रता की जांच की जाएगी और संबंधित जोन स्तर पर उसकी जांच करने पर जो भी गलत तथ्य पाए जाते हैं लॉटरी में आवंटन भूखंड निरस्त किया जाकर पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 9.2 एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदक निरस्त कर दिए जाएंगे। यानी एक योजना में एक से अधिक यदि आवेदन करते हैं तो आपका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए एक योजना में एक से अधिक आवेदन नहीं करें। तीनों योजना में अलग अलग आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसकी भी एक शर्त रहेगी। जिस भी योजना के अंतर्गत आपको प्लॉट, मान लो एक से अधिक योजना के अंतर्गत आपके भूखंड आवंटित होता है तो आपसे केवल एक ही प्लॉट आपको दिया जाएगा, बाकी निरस्त कर दिया जाएगा। 9.3 यदि आवेदक आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो, यानी जिस आय के अंतर्गत आप है उसी में आप आवेदन करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदक द्वारा निर्धारित आवेदन श्रेणी में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो, यानी जिस श्रेणी के अंतर्गत आपने आवेदन किया उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आवेदन पत्र में निरस्त, विरुद्ध व गलत तथ्य देने पर भी आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। अवैध व्यक्ति का आवेदन निरस्त किया जाएगा, यानी 18 साल से कम आयु का कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसका फॉर्म भी रिजेक्ट किया जाएगा। संयुक्त नाम से यदि आप आवेदन करते हैं तो भी निरस्त किया जाएगा। तो दोस्तों आवेदन करने से पहले इन सब चीजों का आप ध्यान रखें, उसके बाद ही आवेदन करें। आवेदन फॉर्म में कोई भी समस्या हो तो कहाँ पे संपर्क करें, यानी किससे बात करें। तो दोस्तों ये हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है,
property.jda.rajasthan.go.in इस मेल पर आप मेल कर सकते हैं। ये आपको नंबर दिएंगे, इस पर आप बात कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर दिएंगे, इस पर आप चैट मैसेज करके अपने आंसर का जवाब पा सकते हैं। तो दोस्तों आप ये जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ये हेल्प डेस्क नंबर जारी किए गए हैं। तो इन तीनों योजनाओं के संबंध में कोई भी आपको डाउट हो तो इस पर कॉल करके व्हाट्सअप से या मेल करके पूछ सकते हैं, या जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस बिरला मंदिर के सामने जेडीए विकास प्राधिकरण में आप जाकर वहां पे जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों इन तीनों योजनाओं के संबंध में आपके सारे डाउट सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो साथियों इन तीनों योजनाओं के संबंध में इसके अलावा भी कोई आपके मन में डाउट है, प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।